नमस्कार दोस्तों, मैं वीर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरायुष अकेडमी में। तो दोस्तों आज हिंदी का क्लास दूसरा क्लास है। एक क्लास आप लोगों को मिला था, वर्णमाला हमने शुरू किया है, उसमें इंट्रोडक्शन भी दिया है आप लोगों को। ठीक है, हमने कल वर्णमाला पढ़ा था। क्या वर्णमाला, और वर्णमाला के अंतर्गत क्या पढ़ा था? स्वर। क्या पढ़ा था हमने? स्वर पढ़ा था। ठीक है मित्रों, देखिएगा वर्णमाला को हमने 3 भाग में बांटा था। क्या? स्वर, दूसरा अयोगवाह और तीसरा व्यंजन में। ठीक है, ठीक, व्यंजन में हमने स्वर को देख लिया था। स्वर को हमने 4 भाग में बांट के पढ़ा था। कौन कौन सा देखिएगा। पहला था ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर मतलब छोटा स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर के बाद दीर्घ स्वर, फिर संयुक्त स्वर और चौथा प्लुत स्वर। ठीक है, सबके बारे में हमने डिफाइन किया था कि ह्रस्व स्वर कौन सा होता है, दीर्घ स्वर कौन सा होता है, संयुक्त स्वर कौन सा होता है और प्लुत स्वर कौन सा होता है। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। और स्वर की परिभाषा हमने देखा था कि स्वर का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, अर्थात इनकी सत्ता जो होती है स्वतंत्र रूप से होती है। ठीक है, इन्हें आराम से बोल सकते हैं। जैसे मात्राएं हैं अ, आ, ई, उ। ठीक है, ऐसे है तो इनको देखिए हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। अ, आ, ई, उ, ए। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको आराम से पढ़ ले रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा शक्ति लगानी पड़ेगी। जैसे क पढ़ना तो क कहाँ से, कहाँ निकल रहा है? गले से। ख, ग, घ। देखिएगा, बोल के देखिएगा आप लोग। जो व्यंजन है, ठीक है, कहीं कंठ से, कहीं तालव्य से, कहीं मूर्धन्य से थोड़ा सा जोर लगा के बोलना पड़ता है। अर्थात इनका जो है कि उच्चारण जो होता है स्वतंत्र रूप से नहीं होता। किसका? व्यंजन का। तो अभी हम लोग स्वर देख चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे अयोगवाह और व्यंजन। ठीक है, अयोगवाह और व्यंजन। चलिए ठीक है दोस्तों, देखिएगा यहाँ मैंने ऑलरेडी देखिए, लिखने का एक ही फायदा होता है कि आराम से हम बता भी लेते हैं और आप लोगों को आराम से लिख भी लेते हैं। स्क्रीनशॉट एक बार लीजिएगा। जैसे हम हट गए, अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि आपको लिखने में परेशानी नहीं होती, समझ भी जाएंगे आराम से। और समय का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि समय बचता है। इससे क्या समय बचता है, इसीलिए लिख लेते हैं ऑलरेडी। चलिए अयोगवाह पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके अंतर्गत अंग और अह को शामिल करते हैं। थोड़ा सा पहले पीछे वाला रिकैप कर लें। जैसे ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर कितना होता है? 4 होता है। कौन सा? अ, क्या हुआ ये? ठीक है, चलिए किसी प्रकार से लाइट पता नहीं किस चली गई। तो हाँ, देखेंगे अयोगवाह के अंतर्गत किसको शामिल करते हैं हम? अंग और अह को। देखिएगा, हमने कल बताया था कि जो स्वर होते हैं, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अंग और अह को हमने उसमें क्या किया था? शामिल नहीं किया था। अर्थात ये जो अंग और अह है, इनको किसके तहत शामिल करते हैं हम लोग? अयोगवाह के तहत। किसके तहत? अयोगवाह के तहत। ठीक है, अर्थात अयोगवाह की संख्या कितनी है? 2। कौन कौन सी? अंग और अह। प्रश्न इसी प्रकार से बनता है कि निम्न में अयोगवाह कौन है, दे देगा। अगर आप जानते रहेंगे तो आराम से उत्तर कर लेंगे। अंग और अह। ठीक है, अयोगवाह का मतलब क्या होता है दोस्तों? अ मतलब होता है नहीं, योग मतलब होता है योग अर्थात जोड़ या मेल, वाह मतलब चलने वाला। अतः जिसमें योग न हो फिर भी वह चलायमान हो या फिर चलता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह। ठीक है, देखिए एक डॉक्टर किशोरी दास है, उनके अनुसार अंग और अह को क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। लेकिन अन्य जो है वो क्या कहते हैं? इसको स्वर मिश्रित व्यंजन कहते हैं। क्या? स्वर मिश्रित व्यंजन कहते हैं। किसको? इस अयोगवाह अंग और अह को क्या कहा जाता है? स्वर मिश्रित व्यंजन। ठीक है, क्या कहा जाता है? स्वर मिश्रित व्यंजन। अतः जो स्वर तथा व्यंजन दोनों के साथ मिश्रित होता है, अर्थात जो स्वर और व्यंजन दोनों के साथ मिश्रित हो, क्या? ये अंग और अह, उसे क्या कहते हैं? स्वर मिश्रित व्यंजन। कैसे कहते हैं? थोड़ा उदाहरण समझते हैं हम लोग। जैसे लिखा है पुनः है। ठीक है, अगर इसको हम अलग अलग करते हैं तो पुनः पे क्या लगा है? अह। क्या? पुनः। ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या हो गया? अंग अह। ठीक है, अंग अह। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या लगा? पुनः में अयोगवाह। ठीक है, हम देख रहे हैं ये क्या है? व्यंजन है। लेकिन व्यंजन में ये देखिए अ क्या है? स्वर है,
और ये इसका विसर्ग है, ठीक है, किसका, अयोगवा का, अ का। अ पे अगर विसर्ग लगा दे रहे हैं तो अह हो जा रहा है, अर्थात जो अह है वह क्या है, अयोगवा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि व्यंजन के साथ भी आ रहा है और स्वर के भी साथ आ रहा है, अतः इसको हम क्या कहेंगे, स्वर मिश्रित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। किसको, अयोगवा को। अयोगवा कौन कौन से हैं, अंग और अह, ठीक है। ये अपना अनुस्वार एवं विसर्ग ही देते हैं, अर्थात अपना आधा भाग ही देते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अंग और अह है, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, अंग है और ये क्या है, अह है। कह रहा है कि ये अपना अनुस्वार, अंग के ऊपर ये जो सुनना होता है इसे क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, ठीक है दोस्तों, अनुस्वार। और ये जो अह पे दो सुनना होता है इसे कहते हैं विसर्ग। तो वही कह रहा है कि ये अपना अनुस्वार एवं विसर्ग ही देते हैं, मतलब पूरा मात्रा सहित नहीं देते हैं, अर्थात ये अपना आधा भाग ही देते हैं। जैसे पुनः है, पुनः में अह की ये वाला अ नहीं लगाया ना, सिर्फ अपना इसका विसर्ग ही तो लगाया ना, यही कहना चाह रहा है यहाँ पर, ठीक है। अतः इसे क्या कहते हैं, स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। क्या आप लोगों को अयोगवाह समझ में आया? जैसा भी आया नहीं आया कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। चलिए, स्वर हो गया, अयोगवाह हो गया, अब आते हैं व्यंजन पर, ठीक है। व्यंजन, इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। किसका, व्यंजनों का उच्चारण। जैसे स्वर है, आराम से बोल लिया आप, अ आ ई उ ए ऐ ओ अ, लेकिन जो क ख है इसमें थोड़ा सा जान लगाना होता है, ठीक है। तो किसमें, व्यंजनों, अर्थात व्यंजनों का जो सत्ता होती है स्वतंत्र नहीं होता, व्यंजनों का जो उच्चारण होता है स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। और व्यंजनों का निर्माण जो होता है दोस्तों किससे होता है, स्वरों से ही मिलकर के होता है। किससे, व्यंजनों का निर्माण स्वरों से ही मिलकर के होता है। कैसे होता है देखिएगा, जैसे क है, कहिए क है फिर आ रहा है, ठीक है, क है फिर आ रहा है। अगर हम ध्यान रखिएगा, क जैसे छ है, छ में छ धन अ है, छ के नीचे देख रहे हैं हलंत लगा हुआ है। नोट के लिए लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि यदि किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा है, क्या हलंत, हलंत ऐसे लगता है तिरछे में, ठीक है, हलंत लगा है तो उसे क्या कहते हैं, वह उसका आधा मान देने लगता है, उस वर्ण का आधा मान देने लगता है। जैसे यहाँ क है, अ है, तो जो क है हलंत प्लस अ दोनों मिला के क्या बना है, क, अर्थात अब जाके इसका पूरा मान है। लेकिन अगर हम इसमें से स्वर निकाल देंगे तो क्या देने लग रहा है, आधा मान देने लग रहा है। अगला टॉपिक देखते हैं कि अ सभी व्यंजनों के साथ आता है। अ जैसे क ख ग घ से लेके ज्ञ तक जितने भी व्यंजन हैं सबके साथ क्या आता है, अ रहता है। जैसे अगर आप ज्ञ तोड़ेंगे तो भी ज्ञ पे हलंत लगाएंगे, आधा ज्ञ हो जाएगा, अ होगा, ठीक है, ठीक है, समझ पा रहा है इस बात को। हाँ, तो इसी प्रकार से अ जो है सभी के साथ आता है, जबकि अ को छोड़कर अन्य सभी 10 स्वर, अन्य सभी 10 स्वर का मतलब हमने कहा कुल 10 स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अगर हम 11 में से अ को निकाल देंगे, चूंकि अ सबके साथ आ रहा है तो बचेंगे कितने, 10, अर्थात 10 स्वरों को क्या कहा जाता है, मात्रिक स्वर कहा जाता है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि अमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर किसको कहेंगे, अमात्रिक स्वर अ को, और बाकियों क्या कहेंगे, मात्रिक स्वर, क्या कहेंगे बाकियों को, मात्रिक स्वर। 10 अन्य स्वरों क्या कहेंगे, मात्रिक स्वर, ठीक है दोस्तों, ओके। अगला टॉपिक है, जिस व्यंजन से स्वर निकल जाता है, जो भी मैंने यहाँ पे बताया कि अगर कोई व्यंजन उसमें से अगर हम स्वर निकाल देते हैं तो वह व्यंजन क्या हो जाता है, अपना पूरा अर्थ न देकर के आधा अर्थ देने लगता है, ठीक है। जैसे देखिएगा, क में से अगर हम अ निकाल दें तो क क्या बचेगा, नीचे हलंत लग जाएगा क पे, अर्थात ये अपना आधा अर्थ देने लगता है, ठीक है, आधा अर्थ देने लगता है। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा है, कच्चा है, ठीक है, जैसे हमने कच्चा लिखा है, कच्चा, तो हम इसको क आधा च पे आंख मात्रा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, कच्चा, क्या हुआ, ये कच्चा हुआ। देखिए सही यह भी है, सही यह भी है, दिक्कत यह है कि हमारी आंखें इसको हमेशा देखती हैं और इसको नहीं देखती हैं, ठीक है, इसलिए लोग इसको गलत मानते हैं, लेकिन यह भी क्या है, सही है, इस बात को नोट रखिएगा। पप्पू है तो पू, ठीक है, प पे हलंत लगा दिया, आधा प हो गया, यहाँ भी आधा प, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, सही दोनों है, लेकिन बशर्ते इसको हम हमेशा देखते हैं, ऐसे रूप में नहीं देखते हैं, ठीक है, सही दोनों है। दंत है, द न त, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, जब हम किसी व्यंजन से स्वर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाता है, उस व्यंजन का मान क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। कुछ यहाँ पर 1-2 नोट लिखा है मैंने, इस नोट को आराम से जरा ध्यान से समझिएगा, समझ जाएंगे, ठीक है।
देखिएगा, कह रहा है कि जिन वर्णों में लाइन लगी होती है फिर लाइन होता है, जैसे अभी यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिखा है, जिन वर्णों में लाइन होती है उसे आधा बनाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, उस लाइन को ही हटा दिया जाता है। जिन वर्णों में लाइन लगा होता है उसे आधा बनाने के लिए लाइन को क्या किया जाता है, बफरिंग हो रहा क्या, नहीं, उसे आधा बनाने के लिए लाइन हटा दिया जाता है। जैसे ख है, ख को आधा बनाने के लिए ख में क्या लगा है, लाइन लगा है, ग में क्या लगा है, लाइन लगा है, घ में लाइन लगा है, तो इसको आधा बनाने के लिए लाइन हटा देंगे, क्या बन गया, आधा बन गया, ये आधा बन गया, घ आधा बन गया। तो देखिए जैसे सख्य लिखा है मैंने, ठीक है, देखिए केवल मैंने क्या किया है, उसका जो लाइन था लाइन को हटाया है। डग्गर लिखा है, डग्गर में जो ग है देख रहे हैं ना, इसमें भी लाइन हटा लिया है, आधा हो गया। घग्घर लिखे हैं, घ में से भी आधा, सॉरी लाइन हटा लिए हैं, आधा हो गया है। च है, च में से लाइन हटा लिए हैं, आधा हो गया, कच्चा लिख दिए हैं। ज में से लाइन हटाएंगे, आधा हो जाएगा, जज्बा लिखे हैं। त में से लाइन हटा लेंगे, आधा तो हो जाएगा, तत्व लिख दिए हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, क्या पहला नोट समझ में आया? आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, पूछिएगा, हम बताएंगे जरूर। और इसका देखिए ध्यान रहे, इसका नोट पीडीएफ भी हम दे देंगे। ठीक, ठीक है, इसका नोट पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस इत्मीनान के साथ बने रहिए, देखिए डेली का डेली आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, आज थोड़ी सी लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं चले गए थे हम। ठीक है, सॉरी उसके लिए। अभी दूसरा नोट देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि जिन वर्णों में लाइन नहीं होती है, भाई ऐसा भी तो है, जितने वर्ड है ऐसा तो नहीं कि सभी में लाइन लगी ही रहेगी। ठीक है, कुछ ऐसे भी वर्ड होंगे जिनमें क्या होगा, लाइन नहीं होगी, तो उसको आधा बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके नीचे सिर्फ हलंत लगा देते हैं और आधा बन जाता है। जैसे यहाँ पर क था, क को अगर हमने देखा अलग किया, इसे स्वर निकाला, अ निकल गया, तो क क्या हो जाएगा, आधा। तो इसके नीचे क्या लगा देंगे, हलंत लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आधा बन जाता था। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क है, ट है, ड है, द है, क के नीचे हलन लगा देंगे, आधा हो जाएगा। द्विक मान यहाँ हमने उदाहरण के रूप में लिखा है। ट है, ट के नीचे हलन लगाएंगे, आधा ट हो जाएगा। लट्टू, लट्टू जानते जो नचाने वाला होता है, लट्टू, तो इसके नीचे हलन लगा दिए, आधा ट बन गया, लट्टू। ड है, ड के नीचे लगा दिया, आधा ड हो गया, तो अड्डा, हवाई अड्डा का नीचे। द है, द के नीचे हलन लगा देंगे, आधा द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्या के उदाहरण के रूप में मैंने लिया है। ठीक है, क्या आप लोग समझ पाए मैं क्या बताना चाह रहा था? मैं बताना चाह रहा था कि जो व्यंजन है, व्यंजन से अगर हम स्वर को अलग करते हैं तो वह व्यंजन आधा ही रह जाता है। क्या रह जाता है, आधा ही रह जाता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे यहाँ पर लाइन, लाइन क्यों हटाएगा, जैसे आप मात्रा पढ़े हैं, आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, तो ये जो लाइन होती है आ की मात्रा ही होती है। ठीक है, अ की, तो जैसे यहाँ पे लिखा है ख है, ठीक, ये अ है, ठीक है, अ, एक खड़ी बाई को आ की मात्रा वैसे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर लगा है तो अ, अगर यहाँ पर एक और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। कोई भी वर्ण है उसके बाद अगर आ की मात्रा लगाएंगे तो आ हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहा है हमारी बात को? इतना हुआ, इतना समझ में आया। अभी पढ़ते हैं व्यंजन के प्रकार। ठीक है, हम लोग व्यंजन पढ़ रहे हैं। व्यंजन को हमने बताया कि व्यंजन का जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, जबकि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, व्यंजन को हम लोग 5 भाग में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थात व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उसमें व्यंजन, चौथा संयुक्त व्यंजन और पांचवा देवगुण व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको, स्पर्श व्यंजन को। ठीक है, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन को हम लोग देखते हैं। देखिएगा, स्पर्श व्यंजन को दोस्तों वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन को 5 वर्ग में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसको 5 वर्ग में बांटा गया है। किसको, स्पर्श व्यंजन को 5 वर्ग में बांटा गया है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। किसको, स्पर्श व्यंजन को। क वर्ग में कौन कौन आते हैं दोस्तों, क, ख, ग, घ, अंग आता है। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इ आता है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़ आता है। त में त, थ, द, ध, न, प, व, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इतने वर्ण आते हैं किसके तहत, स्पर्श व्यंजन के तहत। अर्थात हम यहाँ देख रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको 5 वर्ग में बांटा गया है। इसमें कुल कितने व्यंजन होते हैं, 25 व्यंजन। 25 व्यंजन कैसे होते हैं, 5 वर्ग में बांटा गया है। हम देख रहे हैं कि एक वर्ग में 1, 2, 3, 4, 5, एक वर्ग में 5 वर्ण है, तो
5 वर्ण में कितने वर्ण होंगे? 25। तो कितने व्यंजन होंगे कुल? 25। किसमें? स्पर्श व्यंजन के तहत कितने व्यंजन? 25। ठीक है। हाँ, इसको स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं कि जब हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, ठीक, कोई भी वर्ड बोलते हैं तो जिह्वा द्वारा मुख के अंदर भिन्न भिन्न स्थानों पर स्पर्श होता है। ठीक है, जैसे त बोलिए तो देखिए हमारा जिह्वा जो हमारे दांत से दांत के पिछले भाग में आके टच कर रहा है, द त थ द ध न। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? देखिएगा, जो क वर्ग है, क वर्ग के जितने अक्षर क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, जब भी देखेंगे तो प्रेशर कहाँ पड़ रहा है? इसका दबाव कहाँ पड़ रहा है? गले पर, अर्थात कंठ पर। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कंठ वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ वर्ग। अर्थात जो प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन सा कंठ वर्ग का है या फिर क वर्ग का है, तो आपको 5 दिया रहेगा। आपको जब पता रहेगा कि क वर्ग को क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं, तभी आप इसका उत्तर कर पाएंगे। इसी प्रकार से च वर्ग, च वर्ग को क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। तालव्य क्यों कहते हैं दोस्तों? सुनिएगा, जैसे च छ ज झ ई है, च छ ज झ ई है। जब इतना बोलेंगे आप तो जो आपकी जिह्वा है तालु में, मुख के ऊपर वाले भाग में टच होती है। ठीक है, अब बोल के देखिएगा, च छ ज झ ई है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तालव्य कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट वर्ग पर। ट वर्ग को मूर्धन्य क्यों कहते हैं दोस्तों? देखिएगा, ट ठ ड ढ अड़, ये जो ट वर्ग है इसके जितने भी वर्ड आते हैं, अर्थात 5 वर्ड, इसको जब आप बोलेंगे तो यह मूर्धा भाग से बोला जाता है। मूर्धा भाग अर्थात जो हमारे जिह्वा है, जिह्वा पीछे की तरफ मुड़ करके हमारे तालु के पीछे मूर्धा वाले भाग में टच होती है। बोलिए, ट ठ ड। देखिएगा हमारा जो जिह्वा है मुड़ के पीछे मूर्धा भाग में टच हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? ओके। अब है त वर्ग। त वर्ग को दंत वर्ग भी कहते हैं। दंत वर्ग कैसे कहते हैं? बोलिएगा, त थ द ध। बोलिए, देखिए जो हमारी जिह्वा है हमारे दांत के पिछले भाग में टच हो रहा है, इसलिए त वर्ग को क्या कहते हैं? दंत वर्ग भी कहते हैं। प वर्ग है, प वर्ग में प फ ब भ म है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ग। ओष्ठ वर्ग क्यों कहते हैं? प वर्ग इतने पढ़िए, प फ ब भ म। ठीक है, देख रहे हैं जितना भी वर्ड है प वर्ग में, जिसको भी बोल रहा है हमारा ओठ जो है आपस में मिल रहा है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओष्ठ वर्ग। ठीक है, क्या स्पर्श व्यंजन समझ में आया? स्पर्श व्यंजन को 5 वर्ग में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसमें कुल 25 व्यंजन शामिल है। किसमें? स्पर्श व्यंजन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, आइए। ठीक है, हमने व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन को समझ लिया, देख लिया, स्वर को समझ लिया, अयोगवाह को समझ लिया, फिर व्यंजन हमने देखा, व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन को समझ लिया। ठीक है, व्यंजन 5 होते थे, स्पर्श व्यंजन को समझ लिया। अब हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन को, उष्म व्यंजन को, संयुक्त व्यंजन को और द्विगुण व्यंजन को। देखिए लिखने से कितना फायदा हो जा रहा है कि लिखने वाला समय बच जा रहा है, अन्यथा कम समय में ज़्यादा मैटर आपको मिल जा रहा है। ठीक है, कम समय में ज़्यादा मैटर। ठीक, और यही बेटर भी होता है। ये नहीं कि हम आपको वहाँ बताएं कुछ फिर आप लिखें, फिर इससे ज़्यादा समय नुकसान होता है और देखने वाला ही बोर हो जाता है। हम चाहते हैं कम समय में आपको ज़्यादा मैटर प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए अंतस्थ, और हाँ ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। हो सकता है इसके बाद एक वीडियो और आए, किस पर? वर्णमाला पे 1 या 2 वीडियो आएगा। जहाँ तक उम्मीद है कि एक ही वीडियो आएगा, एक ही वीडियो में समेकित करने का प्रयास करूंगा मैं, और आप लोग इसको आत्मसात करिएगा पढ़ के। ठीक है, याद करिएगा, तैयार करिएगा, 1-2 बार देख लेंगे तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अंतस्थ व्यंजन को। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है दोस्तों? कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा एवं ओष्ठ का पूरी तरीके से मिलन नहीं होता है। क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा और ओंठ का मिलन पूरी तरीके से नहीं होता है तथा आंतरिक स्थानों पर, मुख के आंतरिक स्थानों पर भिन्न भिन्न रूपों में स्पर्श करता है, उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। चलिए ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? य, र, ल, व। अब देखिए यह, बोलिए य, क्या जीवा का स्पर्श कर रहा है? नहीं। उसके बाद र है, र बोलिए, र, क्या स्पर्श कर रहा है पूरी तरीके से? नहीं।
र, देखिए टच हो रहा है, छूट रहा है, टच हो रहा है, हट रहा है, टच हो रहा है, हट रहा है, ठीक है। ल बोलिए, ल, ल, ठीक है। व, क्या हमारा जो ओठ है वो टच कर पा रहा है व को? नहीं। व बोलने में क्या पूर्णतः टच कर ले रहा है? नहीं कर रहा है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अर्थात जिनका उच्चारण करने में जिह्वा तथा ओठ का पूरी तरीके से मिलन न हो, उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन के तहत 4 व्यंजन शामिल है। कौन कौन से? य, र, ल और व, ठीक है। यह स्वर व व्यंजन दोनों में पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता है, चाहे स्वर में हो चाहे व्यंजन में हो, ठीक है। पूरी तरह से स्पर्श नहीं होता है, क्या? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। समझ पा रहे इतना? और अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, कौन कौन से? य, र, ल, व, ठीक है। इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्या? इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। देखिए कहीं के बुक में आपको मिलेगा कि अर्ध स्वर य और व को ही सिर्फ कहते हैं, लेकिन नहीं, अर्ध स्वर चारों को कहते हैं। किसको? य, र, ल, व को। किसको? य, र, ल, व, चारों को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। लेकिन कहीं कहीं आपको बुक में क्या मिलेगा? य और व को। किसको किसको? सिर्फ य को और व को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंतस्थ व्यंजन क्या समझ में आया? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऐसे डायरेक्ट पूछता है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? कितनी है? 4 है, ठीक है। अब आइए उसमें व्यंजन पर, ठीक है। उसमें व्यंजन को क्या कहते हैं दोस्तों? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उस व्यंजन को क्या कहते हैं? संघर्षी व्यंजन। अब इन्हें संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं उसको जरा समझिएगा। पहले देखिए उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी? बड़ी स, मूर्धनिक स, साप स और हरना है, ठीक है, जिसको हम अपनी भाषा में पढ़ते हैं, ठीक है। जो स है इसको पढ़िएगा तो देखिए श, ठीक है, बड़ा स। फिर मूर्धनिक स, इसको मूर्धनिक स क्यों कहते हैं? देखिए मूर्धन्य से कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि ये जो उष्म व्यंजन है, उष्म व्यंजन स, स, ह, इन चारों का उच्चारण अलग अलग होता है। ये जो बड़ी स है इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालव्य से। तालव्य का मतलब हमारा जो जिह्वा है ऊपर, मुख के ऊपरी भाग को टच करे। देखिए जब स आप बोलेंगे से श, अर्थात जो जिह्वा है ऊपरी भाग में सटाते हैं, उसके बाद जो हवा निकलती है, वायु निकलती है, वो थोड़ा संघर्ष करते हुए निकलती है। श बोलने में देखिए श, थोड़ा सा इसको संघर्ष करना पड़ रहा है, इसीलिए इसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालव्य से होता है, ठीक है। चल नहीं रहा है मार्कर, ठीक है। अब जो षटकोण स है इसको कहाँ से बोला जाता है? इसका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धन्य से। ऐसे ही पूछता है षटकोण स का उच्चारण कहाँ से करते हैं? मूर्धन्य से। छोटा स का उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से। जैसे अभी हमने स्पर्श व्यंजन पढ़ा तो हमने देखा ना कि जैसे एक एक वर्ग था, क वर्ग था, क वर्ग को कंठ कहा गया, उसके बाद च वर्ग आया, च को तालव्य कहा गया, ट वर्ग आया, ट को मूर्धन्य कहा गया, क्योंकि ट जो है पीछे मुड़कर होता था। तो उसी प्रकार से जो षटकोण स है, जब षटकोण स बोलेंगे षटकोण, देखिए आपका जो जीवा हल्का सा मुड़ रहा है, उसके बाद षटकोण निकल रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धन्य होता है। स से कहाँ, स का कहाँ होता है? द। ऐसे देखिए देखिए जिह्वा को दांत से सटाइए पीछे, स स स स। जो जीवा हमारा जो नीचे वाला दांत का पूरा पोर्शन है उसके पिछले भाग पर टच होगा, तब जाके स का उच्चारण होता है। ह का देखिए कंठ से होता है। कंठ से कैसे होगा? ह ह ह, यहीं से निकलेगा ह। ना आप जिह्वा हिलाइए ना होठ हिलाइए, केवल बोलिए ह। देखिए कंठ से हो रहा है ना, तो अर्थात इसका उच्चारण कहाँ से होता है? ह का कंठ से होता है। इनको बोलने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए इन्हें क्या करते हैं? संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ओके, इतना समझ में आया। और उसमें व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 4। हमने बताया कि उसमें व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, सॉरी अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन, ठीक है, और स्पर्शी व्यंजन, इन सबको मिला के व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। कितनी है? 33 है। समझिएगा कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। किसको किसको मिला के? स्पर्श व्यंजन 25, 5 वर्ग था, एक एक वर्ग में 5 वर्ग थे, 5 व्यंजन थे तो 25। अंतस्थ व्यंजन कितने यहाँ देखा हमने? य, र, ल, व है, कितने हैं?
4 25 4 29 हो गया। उसमें व्यंजन कितने हैं? 1 2 3 4 4 है। 29 4 33, अर्थात कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 33 हो गई। अब आप लोग कहेंगे कि सर ऐसा है, अगर आप 33 बता रहे हैं तो संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन कहाँ गया? इसको भी तो जोड़ना चाहिए। ये नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? देखिए, संयुक्त और द्विगुण व्यंजन नहीं जोड़ा जाता है व्यंजनों में। क्यों नहीं जोड़ा जाता है? देखिएगा, पहले संयुक्त व्यंजन ऐसे समझिए। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हो गई? 4। कौन कौन सा? क्षत्रिय क्ष, त्रिशूल त्रय, ज्ञानी ज्ञ और श्रेय। ठीक है, जो क्षत्रिय क्ष है वो किससे बन के मिला है? किससे मिलके बना है? क से और बड़ी स से। ठीक है, क से और बड़ी स से। त्रय किससे मिलकर बना है? त से और र से। ज्ञ ज से और य से। श्र स से और आ से। ठीक है देखिएगा, हमने कहा कि इनको व्यंजनों में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं शामिल किया जाता है? देखिए, यहाँ हमने लिखा है क्योंकि जो उपरोक्त चारों है, क्षत्रिय त्रिशूल त्रय, ज्ञानी ज्ञ और श्रेय, पूर्ववत व्यंजनों से मिलकर बना है। पूर्ववत व्यंजन मतलब देखिए, क गिन चुके हैं, स को यहाँ पे गिन चुके हैं, त को गिन चुके हैं, र को गिन चुके हैं, ज को गिन चुके हैं, इ को गिन चुके हैं, फिर यहाँ बड़ी स को गिन चुके हैं, र को गिन चुके हैं। ठीक है, इन सबको हम गिन चुके हैं किसमें? व्यंजनों के तहत इसमें शामिल कर लिए हैं। इसलिए हम देख रहे हैं ये जो चारों है, कौन? संयुक्त व्यंजन। ये संयुक्त व्यंजनों का निर्माण पूर्ववत व्यंजनों से ही हो रहा है, इसीलिए इनको हम नहीं जोड़ते हैं व्यंजनों। ठीक, अर्थात हमारे पूरे व्यंजन कितने हैं? 33 व्यंजन है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आते हैं द्विगुण व्यंजन पर। ठीक है, द्विगुण व्यंजन पर। द्विगुण व्यंजन को दोस्तों उच्छिप्त या उच्छ्रित व्यंजन भी कहते हैं। उच्छिप्त या उच्छ्रित व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है? द्विगुण व्यंजन की संख्या 2 होती है। कौन सी? ड डमरू देखें रहेगा, बस उसके नीचे बिंदी लगानी है। ढ ढक्कन रहेगा, बस उसके नीचे बिंदी लगानी है। तो यह क्या बन जाता है? द्विगुण व्यंजन। क्या बन जाता है? द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन पूछता है डायरेक्ट कि निम्न में द्विगुण व्यंजन को छाटिए, तो ये दो, यही दो क्या है? द्विगुण व्यंजन है। जैसे उदाहरण के रूप में हमने लिख लिया, जैसे ढ ढक्कन पे के नीचे सुना लगा था, तो हम इसको अपने में यूज कैसे करते हैं? जैसे पढ़ाई, सड़क। इसी प्रकार से अन्य में हम द्विगुण व्यंजन का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए क्लास खत्म होता है स्वर और व्यंजन का। ठीक है, स्वर इसके पहले वाले वीडियो में था, व्यंजन को इसमें हमने समाप्त कर दिया है। अयोग हुआ और व्यंजन को इसमें समाप्त किया। ठीक है, तो दोस्तों जो भी आपका फीडबैक हो, ठीक है, समझ में आया, कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया, क्या हमको यहाँ पर लिख के ही बताना चाहिए या फिर आपको बताने के बाद लिखना चाहिए? कुछ सुझाव आप अपने सुझाव दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं, जो आपके कमेंट होंगे, वही हमारी ऊर्जा का भंडार होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो कमेंट हम देखेंगे वही हमें प्रोत्साहित करेगा। अगर आपका कमेंट थोड़ा सा बढ़ रहा तो मेरा मन थोड़ा सा डिमोटिवेटेड होंगे हम। ठीक है, और वही थोड़ा सा और अच्छा कमेंट आया तो और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे हम। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि क्या वीडियो समझ में आया? क्या वीडियो समझ में आया? हिंदी का दूसरा वीडियो है। ठीक है, हिंदी का दूसरा वीडियो है। कल मैं जब आऊँगा तो इसको थोड़ा सा रिकैप कर लूँगा। ठीक है, कल वाला जो वीडियो होगा इसको थोड़ा सा रिकैप करके तब आगे बताऊँगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अपना फीडबैक सभी लोग दीजिएगा। अभी 2 वीडियो हो चुका है, आज शायद, चलिए देखते हैं। और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है, वीडियो को दोस्तों अपने शेयर करिए, और जितने भी लोग हैं, जितने पढ़ने वाले हैं, सबको जोड़िए। ठीक है, सबको जोड़िए। अभी जैसे हम हिंदी और रीजनिंग मैथ ख़त्म करते हैं, उसके बाद जब हम जीएस पर लपटेंगे, जीएस हमारा फेवरेट है, और उसको तकरीबन नहीं तो नहीं, कम से कम उसको सिविल लेवल तक लेके जाएंगे। सिविल लेवल का पीसीएस लेवल तक, आईएएस लेवल नहीं। देखिए, आईएएस और पीसीएस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है, तो उसको हम पीसीएस लेवल तक लेकर के जाएंगे, और इतना वादा के साथ कहेंगे जितना जीएस हम पढ़ाएंगे उसमें से अगर आप पीसीएस दे रहे हैं तो आराम से कर लेंगे, छूटेगा नहीं, इतनी तो गारंटी है हमारी। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए।